Good morning, students. Myself Kiran Singh, and once again I am here in the NCERT classes 10th Geography first lessons. First of all, I think you are also topic clear about the all topic before. Before I like to discuss about the what do you mean by swells and lands. Today I discuss the topic of classification of swell. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है, इसकी क्या क्या कंटेंट्स हैं, फॉर्मेशंस क्या है, इनका रोल्स क्या है, हिमालयज़ और डेल्टास का, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना है, डू फोकस एलिवेबल स्वेल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्वेल्स, रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स, रोल ऑफ डेल्टा. अब इसकी लोकेशंस क्या हैं, नर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज़, दौर्स एंड चौस एंड तराई क्या है, पेडिमेंट्स प्लेन्स क्या हैं, खादर एंड बांगर क्या है, कंटेंट्स एंड क्रॉप्स कि कहाँ कहाँ हैं. तो वो इसमें क्या क्या चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पोटासियम, फास्फोरिक एसिड्स, लाइम, और ये कौन से ऐसे अनाज हैं जो भी क्रॉप्स हैं जो इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ऑलरेडी इसके लिए सफिशेंट होती है ये सॉइल. तो वो है शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल्स, पल्स क्रॉप्स. ओके, so now to the start of first of all we are going to the alluvial soil for the formation of Himalayas rivers. डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को देखने के बाद हमारे सामने ये सवाल आना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वेल्स एंड विच आर बीन टू क्लासिफाइड और सम कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि एक स्वेल को दूसरे स्वेल से क्लासिफाइड हम करते हैं तो उस फैक्टर से करते हैं. जैसे कि किसी भी एरियाज़ के क्लाइमेट कंडीशंस क्या हुआ, सोइल की जो क्लाइमेट कंडीशंस होंगे, क्या ज़रूरी है कि वो एक एरियाज़ में वैसे ही होंगे जो दूसरे एरियाज़ में भी सेम ऐसे ही होंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के को भी अगर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं तो ये भी कोई डिफ़र करने वाली बात है कि कोई भी एक जगह, एक डिफरेंट प्लेसेस में हर जगह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी अलग अलग होते हैं और वहाँ का लाइफ स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं. वनस्पतियाँ, वेजिटेशंस भी उस स्वेल्स पे डिपेंड करती हैं कि उस एरिया के क्लाइमेट कैसा होता है. ठीक है, इन सारे फैक्टर्स के होते हुए जिन कारण से स्वेल को की कैरेक्टरिस्टिक्स से, उनके फैक्टर से डिफरेंट प्रकार की स्वेल को पोसेसिव करते हैं. ओके, तो नाउ टू द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट फॉर्मेशंस ऑफ स्वेल्स के को हम लोग डिस्कस करेंगे. रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स. तो पहले हम ये समझेंगे कि एलिवेबल स्वेल्स है क्या. ओके, तो इट शुड बी मीन्स नीड वेरी इंपॉर्टेंट स्वेल्स. हमारे लिए ये स्वेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी ये स्वेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है. इट्स बी द फर्टिलिटी स्वेल्स ऑल्सो, और उसी के साथ ये स्वेल इंडिया के मेजर्स पार्ट को कवर करता है. इंडिया में नॉर्थन पार्ट के जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे ये एलिवेबल स्वेल्स उसमें पाई जाती है और इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर की फॉर्म भी ये करती हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस स्थान रखता है. यहाँ बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स भी पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं, हमारे एलिवेबल स्वेल्स में. तो ये हमारे सामने क्लियर हुआ कि एलिवेबल स्वेल के क्या इंपॉर्टेंस है और ये स्वेल को हम सबसे फर्स्ट क्यों स्टडी कर रहे हैं. नाउ टू द कम टू द पॉइंट्स ऑफ रोल ऑफ, इसकी फॉर्मेशंस क्या है, मतलब कहाँ से ये ओरिजिन्स हुआ. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं हिमालय रिवर्स को लेकर. तो हिमालय रिवर से कैसे ये ओरिजिन्स हुआ, तो मतलब ये स्वेल बनती कैसी है, इसके दो फैक्टर्स हैं. ठीक है, और डायमेंशंस भी कह सकते हैं. जो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है और कहीं ना कहीं ये लैंड फॉर्म्स पे आती है और ये एलोन नहीं आती है. अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम फ्लड्स आया, अगर फॉर्मेशंस हुआ तो हिमालय से जो भी रिवर्स निकल रही है वो एलोन्स आगे वो अपने साथ कुछ नहीं लाती है. ऐसा कुछ नहीं है. वो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, बहुत सारे, जिसमें जैसे कि सैंड हो गए, सिल्ट हो गए, क्ले हो गया, ये सारी चीज़ें वो लैंड्स पर लेकर आती हैं. फिर वो चट्टाने से टकराती हैं और एरोजन्स फीचर्स को परफॉर्म करती हैं. ओके, तो नदियाँ पहाड़ों को तोड़ती हैं और अपने साथ बहाकर बहुत सारी चीज़ लेके आती हैं. चट्टाने छोटे छोटे टुकड़े में फॉर्म्स हो जाती हैं. बहते हुए लैंड फॉर्म्स पर जब भी ये आती हैं तो एलिवेबल स्वेल्स उस वहाँ पे जो फॉर्मेशंस डिपॉजिट जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म्स में ये पार्टिकल्स, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलिवेबल स्वेल कहलाता है. तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ सिल्ट बहाकर लाती हैं, इंडिया के नॉर्थन पार्ट में डिपॉजिट कर जाती हैं. अब आपके सामने ये सवाल भी आना चाहिए कि नॉर्दर्न पार्ट क्या है. तो जो हिमालय से लगा हुआ एरिया है, जो इंडिया के नॉर्थन में पार्ट है, ठीक है ना, इस तरह से हिमालय रिवर्स नॉर्थन प्लेन में डिपॉजिट करती हैं.
अब हमारे सामने दूसरा फॉर्मेशंस क्या आता है, रोल्स ऑफ डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है, ठीक है। तो जब एक रिवर ओरिजिनेट होती है और वो बहती जाती है और वो सी में मिलने वाली होती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी रिवर्स, हमारा जो इंडिया है ना, जो जोग्राफिकल फॉर्म्स में अगर लेते हैं तो बहुत टाइम लगता है किसी रिवर्स के डायरेक्शंस को चेंज करने में। जैसे कि पहले अगर देखा जाए तो रिवर की डायरेक्शंस कुछ अलग थी, 1000 साल के बाद देखा जाए तो उसकी डायरेक्शंस कुछ अलग हो गई। तो ये जो फॉर्मेशंस होती हैं, वो चेंजेस जो होती है रिवर्स की, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करता है। तो ये जैसे जैसे ये नदियाँ सी में मिलने जाती हैं, तो ये सी में मर्ज होने से पहले वो लैंड्स में उसकी गति कम होने लगती है, क्योंकि लैंड्स पे जब भी कोई नदियाँ आती है तो उसकी गति बहुत ही कम हो जाती है, जिस कारण से उसमें बहुत सारे ब्रांचेस डिवाइड कर देती है। जब ये प्लेन एरियाज़ पे रिवर का फ्लो कम हो जाता है तो सी में मिलने के दरमियान इसके ब्रांच जो बढ़ जाते हैं, और उसमें जो लैंड मासेस होती है वहाँ पर जो छोटे छोटे टुकड़े में जो भी स्वेल्स या कंकड़ वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये अपने साथ जितने सारे सैंड, सिल्ट, क्ले या जो कुछ भी सेडिमेंट सब ले आती है, तो वो अपने उसी एरियाज़ पे डिपॉजिट कर देती है। अब हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज़, अब हमारे सामने सी के जैसे वो सी में मर्ज होने जाती है, तो उसके जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है, जो कोस्टल एरियाज़ के इंडियाज़ में, उन सारे जगहों पे ये भी अपना छोटे छोटे कंस जो होते हैं वहाँ पर वो क्ले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारा है, वो एल्वियल सॉइल का बहुत ही फर्टिलिटी इसमें वो करता है इस वेल्स को, तो वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाती है। तो ऐसे में उस एरिया, कोस्टल एरियाज़ में वो ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ओके, तो डेल्टा जो होता है ना, वो ऐसा एरियाज जो होता है जो एल्वियल सॉइल के लिए स्टोर हाउसेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसा फील होता है कि वहाँ पर इस सॉइल का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वहाँ पाया जाता है। सो देर आर 2 फैक्टर्स ऑफ एल्वियल सॉइल्स फॉर्मेशन बाय ऑफ दिस कंट्रीज। ओके, अब हमारे सामने सेकंड फैक्टर्स क्या आते हैं, लोकेशंस। अब लोकेशंस को हम समझेंगे कि लोकेशंस क्या है। ये नदर्न्स प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज़ में, ये दोनों मैंने भी जस्ट बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सॉइल की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और कोस्टल एरियाज़ क्या है, मैंने दोनों चीज़ को क्लियर किया था। जो भी आपका नॉर्थन एरिया इंडिया में है, जैसे कि हमारा एल्वियल सॉइल का पार्ट, वो सारे के सारे हमारा एल्वियल सॉइल का ही पार्ट है। अब ये देखिए इंडिया का जो फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ की हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा जो ऊपर की ओर मैंने ये लाइंस किया है, जो ये ऊपर की तरफ जो मैंने नई लाइन किया है, ये सारे के सारे पार्ट हमारा जो पंजाब, यूपी, असम, ये सारे के सारे हमारे एरिया जो है वो हमारे एल्वियल सॉइल के अकॉर्डिंग आता है। और यही हमारा नॉर्दर्न भी पार्ट हो गया। तो नॉर्दर्न से, तो ये जो जितनी भी, और यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस जो एरिया को देख रहे हैं, ये हमारा जो है, ये हमारा कोस्टल्स एरियाज़ है। ये जो एरियाज़ आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है वो कोस्टल्स एरियाज़ है। ओके, तो ये जो एरियाज़ हमारा जो आता है वो कोस्टल एरियाज़ के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पर भी हमारे स्वेल्स जो डिपोजिट हो जाते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कौन हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, असम हो गया, बिहार का कुछ पार्ट्स हो गया, ये सारे के सारे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के पार्ट हैं। और यहाँ जो हम देख रहे हैं ईस्टर्न ए पार्ट, ये जो पार्ट हमने देखा, ये पार्ट हमारे कोस्टल एरियाज़ का पार्ट हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे सामने थर्ड पॉइंट क्या आता है, डॉर्स क्या है, जॉस क्या है, एंड इन दिस पेडमेंट्स ऑफ प्लेन्स। ये क्या है, नाम से बहुत अजीब सा फील होता है, बट बहुत ही सिंपल से आप समझ सकते हो कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो माउंटेन्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये है ना, ये जो माउंटेन्स, इसको जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने छोटे छोटे यहाँ पर जो आप एरियाज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो जैसे हमारा अपना फुटप्रिंट्स होते हैं जो हमारे नीचे माउंटेन्स का भी नीचे का जो यहाँ पर जो पार्ट्स हो गए वो हमारा फुटप्रिंट्स हो गए हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, माउंटेन्स के जो कंकड़ होते हैं, यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये डिपॉजिट हो जा रहे हैं तो उस एरियाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिमेंट्स प्लेन्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ये एरिया हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और यहाँ पर बहुत सारे क्ले जो होता है, यहाँ से सारे के सारे क्ले यहाँ पर आकर नीचे जमा हो जाते हैं। ओके, जब ये जमा हो जाते हैं तो इस एरिया क्या हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा उपजाऊपन होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डॉर्स, इसे हम कहते हैं आपका कि किस तरह से पेडिमेंट्स प्लेन्स, और इसी एरियाज़ को हम लोग पेडिमेंट्स प्लेन्स कहते हैं। अब
जैसे कि आप और अच्छी तरह से क्लियर से समझिए कि जो माउंटेन नीचे से दोनों साइड, जैसे माउंटेन के कोई भी फुटहिल्स नीचे जो होते हैं, जैसे हमारा होता है, जिनसे नीचे की जो माउंटेन्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं नीचे चले जाते हैं और ये नीचे डिपॉजिट होते हैं, वो भी माउंटेन्स के फुटहिल्स पे, ठीक है। नीचे डिपॉजिट जब हो जाते हैं तो वो सारे के सारे सेडिमेंट्स नीचे फर्टिलाइटी से अधिक भरी हुई पड़ी रहती है। ऐसे एरियाज को ही हम कहते हैं बेडीमेंट्स प्लेन्स। इटली में एक प्रोविंस है जिसके कारण से उसका नाम ये रख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से इंडिया के नॉर्थन पार्ट में जो भी एरियाज़ हैं कुछ, तो उनको उसे जैसे कि पंजाब के कुछ एरियाज़, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है, पंजाब के एरियाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, चॉस कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यूपी के एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, आप देखिए ध्यान से देखिए, यूपी के एरियाज़ जो होते हैं हम उसको हम तराई कहते हैं, और असम के एरियाज़ को हम लोग द्वास कहते हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों नाम हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है कि द्वास, चॉस और तैरिस पेडिमेंट्स के किस भाग को कहते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है खादर एंड बांगर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी राइज हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन द खादर एंड बांगर, व्हाट डू यू मीन बाय द खादर एंड बांगर्स। सो इसे आप बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा। तो खादर और बांगर क्या है, ओके। तो जैसे कि नाम से आप देख रहे हो ना, बांगर, जैसे कि इतने सारे जो हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेल्स पढ़े, फॉर्मेशंस पढ़ा, तो इतनी सारे चीज़ों के बावजूद ही, बहुत सारे कैटेगरीज के कारण भी, फैक्टर्स के कारण भी, क्लासिफाइड के कारण स्वेल को हमने डिवाइड किया है। लेकिन एक अदर फॉर्म्स भी है जो स्वेल को एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करने वाला पार्ट्स कौन सा हमारा है, खादर एंड बांगर। ये जो पॉइंट्स हमारा है वो स्वेल्स के एज के अकॉर्डिंग डिफर करता है। तो जैसे बहुत पुराना स्वेल, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर। और जो न्यू फॉर्मेशंस ऑफ स्वेल जो हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, खादर। अभी कैसे होगा, अब इसको हम लोग अच्छी तरह से थोड़ा समझेंगे कि उसको हम लोग कैसे ये खादर और बांगर हो गया। तो बांगर इट मीन्स टू पुराना स्वेल्स, ओल्ड स्वेल्स, एंड खादर इट मीन्स टू न्यू स्वेल्स, जिसमें कुछ न्यू स्पेशल चीज़ जैसे कि खाद डाला जाए या फिर न्यू फॉर्मेशंस किया जाए, तो उसे हम ये कहते हैं। तो वैसे स्वेल जैसे कि देखेंगे कि जैसे देखिए रिवर्स को जो हम समझते हैं, तो हमारे जोग्राफिकल्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के डायरेक्शंस को चेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिवर्स पहले दूसरे डायरेक्शंस में फ्लो कर रही थी, हज़ारों सालों के बाद उसकी डायरेक्शंस फिर चेंज हो गई, ठीक है। तो उस चेंज के बाद जब भी ये रिवर्स के पास का जो रिवर के पास के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सेडिमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर न्यू छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्ले, सेडिमेंट्स वगैरह वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और तो बार बार जब भी वहाँ पर फॉर्मेशंस होते हैं, जब भी वहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशंस हो रहे हैं, रिन्यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो मिट्टियाँ बार बार वो रिन्यूज़ होते रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, खादर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक उसी नदी से कुछ दूरी पर हटकर, जिसमें कि कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई भी फर्टिलिटी नहीं है, कोई भी क्लेज वगैरह नहीं है, तो उस एरियाज़ की मिट्टी उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ओके, ये हमारा बिल्कुल क्लियर होता है कि न्यू फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग जो भी जो मिट्टियाँ हैं उसको हम लोग खादर कहेंगे, जो पुराने हो गए उनको उसे हम बांगर कहते हैं। तो जैसे कि आप देखिए होगे ना, बांगर्स में एक कैलोसिस नोडल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होते हैं, किसकी अपेक्षाकृत, खादर के अपेक्षाकृत। अब हमारे ये पॉइंट्स भी क्लियर होता है। अब हमारे सामने लास्ट पॉइंट क्या आता है, कंटेंट्स एंड क्रॉप्स। तो कंटेंट एंड क्रॉप्स क्या है, हमें इसमें ये पढ़ना है कि एल्युवियल सोइल में कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं, क्या क्या कल्टीवेट हो सकता है, और इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप ये जानो कि इसमें कंटेंट्स क्या होते हैं, जिससे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसमें क्या होता है, पोटास में फास्फोरिक एसिड्स, लाइम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी कल्टीवेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ओके, और वैसे भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स होते हैं, वैसे तो हमारे ये जो क्लासिफिकेशन स्वेल्स में जो एल्युवियल स्वेल्स है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट प्रकार के क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है। लेकिन कुछ भी इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है उसको यहाँ पर मेंशंस किया गया है, जैसे कि आप पैडी को ले लो, शुगर केन्स हो गए, पल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हो गए, इन सारे चीज़ों को, फसल को यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर उगाया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन सॉइल्स में
एलिवल सॉइल्स की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर हम लोगों ने माउंटेन्स को भी क्लियर किया, फिर हम लोगों ने पेडिमेंट्स को भी क्लियर किया, फिर हम लोगों ने डॉर्स, जॉर्स और तराइस क्या होते हैं उसको हम लोगों ने क्लियर किया। इट मीन्स ओवरऑल फैक्ट हमारे पास सामने यही आता है कि एलिवल सॉइल्स हमारे जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में स्थित है और ईस्टर्न के कोस्टल एरियाज में पूरी तरह से प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में अब हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल्स की इंपॉर्टेंस और उसकी फॉर्मेशन और वो क्या क्या होती है और कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, क्या क्या क्रॉप्स उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहता है। थैंक यू सो मच।